हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी सिकंदराबाद 2001 में आए हुए स्पीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुर के मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। जो महाबलीपुर के जो मंदिर थे वो पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। चलिए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पल्लव जो राजवंश है इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो दक्षिण भारत से मानी जाती है। जो पल्लव राजवंश है इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत से मानी जाती है। पल्लव राजवंश की राजधानी की बात करें तो वह कांचीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट देखिएगा, संस्थापक जो है सिंह वर्मा है। जो पल्लव राजवंश के जो संस्थापक हैं वो सिंह वर्मा है, और इसके जो वास्तविक संस्थापक माने गए हैं वो सिंह विष्णु माने गए हैं। जो वास्तविक संस्थापक जिसे माना गया है पल्लव राजवंश का, वो सिंह विष्णु को माना गया है। नेक्स्ट देखिएगा, महत्वपूर्ण राजाओं की बात करें तो इसमें महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय इसमें महत्वपूर्ण राजा हैं पल्लव राजवंश के। नेक्स्ट देखिएगा, कोदाई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। जो कोदाई कनाल पर्यटक जो स्थल है वो पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पालनी पहाड़ियां दक्षिणी भारत के दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु में स्थित पश्चिम नागपुर इलायची पहाड़ियों का एक पूर्ववर्ती विस्तार है। जो पालनी की पहाड़ियां हैं वो दक्षिणी भारत के दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित पश्चिम नागपुर इलायची पहाड़ियों का एक पूर्ववर्ती विस्तार है। पालनी की पहाड़ियां दक्षिण में तीखे ढलानों के साथ समाप्त होती हैं। जो पालनी की पहाड़ियां हैं वो दक्षिण में तीखे ढलानों के साथ समाप्त होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पालनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी वंडाराऊ है जिसकी ऊंचाई 2583 मीटर है, जबकि दूसरे स्थान पर वेवांडी 16 तथा तीसरे स्थान पर कुमाकांडी चोटी है। जो पालनी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो वंडाराऊ है जिसकी ऊंचाई 2583 मीटर है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रसिद्ध पालनी की पहाड़ियां चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। जो जिसकी जो प्रसिद्धि की बात करें जो पालनी की पहाड़ियों की, तो यह चाय के बागानों के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, कोडाई कनाल जो पर्यटक स्थल है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कोडाई कनाल पालनी पहाड़ियों में स्थित एक प्रमुख हिल स्टेशन है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो कोडाई कनाल है वो पालनी पहाड़ियों में स्थित एक प्रमुख हिल स्टेशन है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ की जलवायु इस स्थान को पर्यटकों के लिए खास बनाती है। जो कोडाई कनाल की जो जलवायु है यह इस स्थान को पर्यटकों के लिए खास बनाती है। दक्षिण भारत का यह हिल स्टेशन लगभग 4200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जिसे प्रिंसेस हिल स्टेशन भी कहा जाता है या उसके नाम से जाना जाता है। जो दक्षिण भारत का यह हिल स्टेशन जो है इसकी जो ऊंचाई है 4200 फीट है, जबकि इसे प्रिंसेस हिल स्टेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। जो भारत में पहली निर्वाचित जो लोकसभा अस्तित्व में आई थी वो अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत में पहली बार 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। जो भारत में पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले लोकसभा चुनाव में कुल 364 सीटों पर इसने जीत हासिल की और कुल डाले गए वोटों का 45% भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्राप्त किया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इन्होंने पहले लोकसभा चुनाव में कुल 364 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि इन्होंने कुल डाले गए मतों का 45% हासिल किया था। इसी के साथ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट देखिएगा, देश की पहली लोकसभा का कार्यकाल 4 अप्रैल 1957 को पूरा हुआ था। जो देश की पहली लोकसभा का कार्यकाल जो पूरा हुआ था वो 4 अप्रैल 1957 को पूरा हुआ था, और इसका जो पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो लोकसभा है, लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है जो कि राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। जो लोकसभा है वो भारत का निचला सदन है और राज्यसभा भारत का ऊपरी सदन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। जो लोकसभा है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से इसका गठन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। जो भारतीय संविधान के अनुसार जो है सदन में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसमें जो है 530 जो सदस्य होते हैं
और राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति आंगन भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। अगर संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति आंगन भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है जिसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं। जो वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा है जिसके जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखिएगा, टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। जो टेलीफोन के जो आविष्कारक है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जो जन्म हुआ था वो 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। आज पूरी दुनिया उन्हें टेलीफोन के आविष्कारक के रूप में जानती है, परंतु उन्होंने इसके अलावा और भी खोजें की थी। जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं इनको आज पूरी दुनिया टेलीफोन के आविष्कारक के रूप में जानती है, परंतु इन्होंने इसके अलावा और भी खोजें की थी जिसमें ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, बेल और डेसिबल यूनिट आदि आविष्कार शामिल हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ग्राहम बेल के द्वारा क्यों की गई टेलीफोन की खोज। जो ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन की खोज क्यों की गई थी इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। दरअसल ग्राहम बेल की मां बधिर थी, यानी कि सुनने में असमर्थ थी। इस बात को लेकर ग्राहम बेल काफी दुखी और निराश रहते थे, परंतु उन्होंने इसका हल निकालने की कोशिश की और अपनी निराशा को एक सकारात्मक मोड़ देना ही उन्होंने बेहतर समझा। यही कारण है कि वह ध्वनि विज्ञान की मदद से न सुन पाने में असमर्थ लोगों के लिए ऐसा यंत्र बनाने में सफल हो पाए। नेक्स्ट देखिएगा, लॉन्ग टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथ कृष्णन है। जो लॉन्ग टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला जो प्रथम भारतीय है वो रामनाथ कृष्णन है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। रामनाथ कृष्णन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसका जो जन्म हुआ था वो 11 अप्रैल 1937 को मद्रास में हुआ था और ये टेनिस के 1950-60 के दशक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक रहे हैं और इन्हें भारत सरकार द्वारा 1962 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जो इनका जो जन्म हुआ था वो 11 अप्रैल 1937 को मद्रास में हुआ था। ये टेनिस के 1950 और 1960 दशक में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से ये एक थे और इन्हें भारत सरकार द्वारा 1962 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। जो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जो चंद्रमा है यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है और इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। जो पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रमा के अध्ययन को सेनोलॉजी कहा जाता है। जो चंद्रमा के अध्ययन को जो कहा जाता है वो सेनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रमा की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष बताई गई है। जो चंद्रमा की आयु मानी गई है वो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष मानी गई है। नेक्स्ट देखिएगा, इसकी त्रिज्या की बात करें। जो चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो 1737.4 किलोमीटर है। जो चंद्रमा की जो त्रिज्या मानी गई है वो 1737.4 किलोमीटर मानी गई है। नेक्स्ट देखिएगा, औसत परिक्रमण गति जो है वो 1.022 किलोमीटर पर सेकंड है। जो चंद्रमा की जो औसत परिक्रमण गति है वो 1.022 किलोमीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। जो चंद्रमा पर जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने 1969 में पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। नेक्स्ट देखिएगा, सोवियत संघ के द्वारा लूना फेस्ट पहला अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा के पास से गुजरा था, जबकि लूना 2 पहला यान था जो चंद्रमा की धरती पर उतरा था। जो सोवियत संघ के द्वारा जो है लूना फेस्ट जो है वह पहला अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा के पास से गुजरा था, जबकि जो लूना 2 है यह पहला यान था जो कि चंद्रमा की धरती पर उतरा था, जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचे थे। नेक्स्ट देखिएगा, दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है।
जो दाभोल विद्युत परियोजना है वो महाराष्ट्र राज्य में है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अमेरिका के एनरॉन और उसकी सहयोगी दाभोल विद्युत निगम ने 1996 में महाराष्ट्र में $3 अरब की लागत से एक बड़ी विद्युत परियोजना स्थापित की थी और वर्ष 1993 में महाराष्ट्र बिजली बोर्ड के साथ बिजली खरीद समझौते के तहत इस परियोजना की स्थापना की गई थी। जो अमेरिका की एनरॉन और उसकी सहयोगी जो है दाभोल विद्युत निगम ने 1996 में महाराष्ट्र में $3 अरब की लागत से एक बड़ी विद्युत परियोजना की स्थापना की थी और वर्ष 1993 में महाराष्ट्र बिजली बोर्ड के साथ बिजली खरीद समझौते के तहत इस परियोजना की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 क में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 क में जो है विधि के समक्ष समानता का जो वाक्यांश है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जब भी व्यक्ति के मूल अधिकारों की बात होती है तो वह समता का अधिकार प्रचलित होता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत समता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। जो जब भी व्यक्ति के मूल अधिकारों की जो बात होती है तो वह समता का अधिकार को प्रचलित जो समता का अधिकार है प्रचलित होता है और भारतीय संविधान के 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, क्या लिखा गया है अनुच्छेद 14 क में। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया है। तो इसमें राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। जो अनुच्छेद 14 में जो लिखा गया है, संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग हमारे देश भारत से किया गया है क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है। इसमें बताया गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थ है कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। जो कानून है वो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नागासाकी पर दूसरी बार बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। जो नागासाकी पर जो दूसरी बार बम गिराया गया था वो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। नेक्स्ट देखिएगा, हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था। जो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था। नेक्स्ट देखिएगा, नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम फैटमैन था। जो नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम फैटमैन था, जो कि 9 अगस्त 1945 को यह बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इसका जो मुख्य कारण है वो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति के कारण ऐसा करते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पदार्थों से वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति के कारण ऐसा करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बारे में पहली बार सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गणितीय सूत्र देने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूटन के अनुसार पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो न्यूटन के अनुसार जो है पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने दिया था। जो ग्रहों की गति का जो नियम दिया था वो केपलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। लेड आधारित जो बैटरियों में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के मुख्य गुण, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसके मुख्य गुणों की बात करें तो यह रंगहीन व गंधहीन द्रव होता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वह रंगहीन व गंधहीन द्रव होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यह जल में विलय होता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है यह जल में विलय होता है। नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत का सुचालक होता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है यह विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नेक्स्ट देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोगों की बात करें। जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग होता है
वो पेट्रोलियम को शुद्ध करने में इसका प्रयोग होता है। जो पेट्रोलियम को शुद्ध करने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, धावन सोडा तथा खाद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। धावन सोडा और खाद बनाने में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रयोगशाला में गैसों को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका प्रयोग प्रयोगशाला में गैसों को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मंद अम्ल दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका प्रयोग मंद अम्ल दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से H2O यानी कि जल जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा O2 यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से यानी कि जल जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा O2 यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कर्नाटक कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। जो कर्नाटक है वो कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत में कॉफी का उत्पादन भारत के दक्षिणी राज्यों के द्वारा किया जाता है, जबकि इसमें कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है जो कि कुल 53% है। जबकि दूसरे स्थान पर केरल राज्य है जो कि 28% कॉफी का उत्पादन करता है। जबकि तमिलनाडु राज्य के द्वारा कॉफी का उत्पादन किया जाता है वो है 11%। जो तमिलनाडु राज्य के द्वारा जो कॉफी का उत्पादन किया जाता है वो 11% किया जाता है। जो सर्वाधिक है वो कर्नाटक राज्य है, वो कुल 53% कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य लक्ष्य सिंचाई एवं कृषि का विकास था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956 के बीच रही है, इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो कृषि का विकास था। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बांधों और सिंचाई में निवेश के साथ साथ कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने से भी था। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत की गई। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बांधों और सिंचाई में निवेश के साथ साथ कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने से भी था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।